औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोग्रामिंग टेक्निक्स या हाउ टू प्रोग्राम या हाउ टू प्रोग्रामिंग टेक्निक्स के से रिलेटेड हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, यानी चैप्टर नंबर 1 को हमने स्टार्ट किया था, जिसका हमारा पहला टॉपिक था प्रोग्रामिंग टेक्निक से रिलेटेड कि हमें प्रोग्रामिंग करनी कैसे है और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारी प्रोग्रामिंग को आसान बनाएंगी। जिसमें हमने देखा था सबसे पहला स्टेप डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, फाइंडिंग द सोल्यूशन, कैंडिडेट सोल्यूशन, और लास्ट में हमने देखा था बेस्ट सोल्यूशन कि बेस्ट सोल्यूशन हम कैसे सेलेक्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में भी हमने बात की थी कि अगर हमारे पास कोई मैप, कोई लेआउट, कोई फ्रेमवर्क पहले से मौजूद होगा तो उससे आसानी क्या होती है कि हमारे गलती के चांसेस कम से कम होते जाएंगे। जब गलती कम होगी तो जाहिर बात है कि हम अपने प्रोग्राम को, अपने प्रोजेक्ट को या अपने सॉफ्टवेयर को बड़ी तेज़ी से, जल्दी से डेवलप कर लेंगे और उसका हमें ही फ़ायदा होगा कि हम एक वीक में या एक मंथ में जहाँ पे एक सॉफ्टवेयर बगैर प्लानिंग के डेवलप कर सकते थे, वहाँ प्लानिंग के साथ हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को या हमारे लिए ही बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, चाहे फाइनेंशियल तौर पर, चाहे स्किल्स के तौर पर। अब बात यह है कि हमने बात तो की कि हमें बेस्ट सोल्यूशन सेलेक्ट करना है। बेस्ट सोल्यूशन हम स्पीड कॉस्ट कम्प्लेक्सिटी बेस के ऊपर सेलेक्ट करते हैं, लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं। जाहिर बात है कोई ना कोई ऐसा मेयार, कोई ना कोई ऐसा स्केल, कोई ना कोई ऐसा पैमाना हमारे पास होगा, तभी तो हमें पता चलेगा ना कि हमारे पास कौन सा बेस्ट सोल्यूशन है। और कोई ना कोई ऐसी चीज़ तो होगी ना जिसमें हम एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस को बनाएंगे, एक से ज़्यादा सॉल्यूशन सोचेंगे, तो उसको हम अपनी प्रोग्रामिंग के टर्म में क्या कहेंगे? एल्गोरिदम। और यही हमारा आज का टॉपिक है, एल्गोरिदम। अब सबसे पहली बात, एल्गोरिदम होता क्या है? सिंपल वर्डिंग के अंदर कहा जाता है स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। क्या कहा जाता है? स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक इज नोन एज एल्गोरिदम। अब बात यहां पे यह है कि कौन से स्टेप्स, कैसे स्टेप्स। पहली बात तो हमें यह पता चल गई कि बहुत सारे हमारे पास सॉल्यूशंस होंगे, 1 2 3 4 जितने भी हमारे पास किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सोल्यूशन हो, उसको जब हम स्टेप वाइज लिखना शुरू करें या अपनी आसानी के लिए स्टेप्स उसके बना लें कि हमने उस सोल्यूशन को या जो हमारी प्रॉब्लम है उसके सोल्यूशन को कैसे सॉल्व करना है, कौन कौन से हमारे पास जो है स्टेप्स होंगे, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, वो चीज़ हमारे पास क्या आएगी? एल्गोरिदम। अब यहाँ पे ज़रा देखते हैं, अभी तो जैसे मैंने आपको बता दिया स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक इज नोन एज एल्गोरिदम। ये हो गई हमारे पास एल्गोरिदम की डेफिनेशन। अब इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? ज़रूरत इसकी इसलिए महसूस हुई क्योंकि जैसे कि हमने बताया, हमने बेस्ट सोल्यूशन को सिलेक्ट करना होता है और बेस्ट सोल्यूशन किसी न किसी बेस या उसको टेस्ट करेंगे, किसी न किसी तरह से टेस्ट करेंगे कि ये कैसे बेस्ट है। मैं मिसाल आपको देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं इस वक्त यहाँ कॉलेज में मौजूद हूँ। हमारा कॉलेज आप सब जानते हैं तरामड़ी पे है। मैं यहाँ से अपारा जाना चाहता हूँ। ये मेरी प्रॉब्लम है कि मैंने यहाँ से अपारा जाना है। अब इस अपारा के पहुँचने के जो मेरे पास सॉल्यूशंस हैं, मैं अपारा कैसे पहुँचूंगा, वहाँ तक पहुँचने के लिए जितने भी मेरे पास तरीके हैं उसे हम क्या कहेंगे? अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस। और उसी को मैं अगर अपनी कॉपी पे सिंपल वर्डिंग के अंदर स्टेप्स की सूरत के, स्टेप्स की फॉर्म में या स्टेप्स की सूरत में मैं लिखूंगा, उसको हमने क्या कहा? एल्गोरिदम। तो अब यहाँ से ज़रा देखते हैं कि मैं अपारा जाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा। सबसे पहला स्टेप जिसे मैं कहूँगा स्टेप 1, हर प्रोग्राम, हर एल्गोरिदम क्या होगा? सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहले वो होता है स्टार्ट। स्टेप 2, एक बात याद रखनी है आप लोगों ने कि एल्गोरिदम हर एक स्टूडेंट का डिफरेंट हो सकता है। मिसाल के तौर पे मैंने अपारा पहुंचना है या किसी और स्टूडेंट ने अपारा पहुंचना है, तो हर स्टूडेंट पहुंचेगा अपारा, लेकिन उसके पहुंचने का तरीका चेंज हो सकता है। और सबसे बेस्ट तरीका कौन सा होगा? जो हमें स्पीड कॉस्ट कम्प्लेक्सिटी वाइज अच्छे तरीके से जल्दी से पहुंचा दे। तो यहां पे मैं 2 एल्गोरिदम आपके सामने बनाता हूं कि मैंने अपारा जाने तो कैसे होगा। तो सबसे पहला स्टेप तो हो गया हमारा स्टार्ट। स्टेप नंबर 2 में हम क्या कहेंगे? फॉर एग्जांपल मेरे पास बाइक है, मैं अब यहां पे क्या लिखूंगा? स्टार्ट बाइक। स्टेप 3 में क्या लिखूंगा? अब मैंने चलना शुरू कर दिया, ठीक है। फॉलो द पाथ या फॉलो मैप, पाथ कुछ भी आप लिख सकते हैं, फॉलो रोड, ठीक है, फॉलो द वे यानी हमने रास्ते को फॉलो करना है। और लास्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा? स्टेप 4 रीच, हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। और स्टेप 5 हमारा क्या होगा? स्टॉप। एक एल्गोरिदम ये हो गया।
मैंने अपारा पहुंचना था, मैं अपारा पहुंच गया अपने कॉलेज से। अब एक और स्टूडेंट है या एक और कोई बंदा है, वो कहता है कि मैं भी अपारा जाना चाहता हूं, लेकिन मेरे पहुंचने का तरीका चेंज है। तो वो क्या कह सकता है? वो कह सकता है स्टेप 1 स्टार्ट, स्टेप 2 कि वो स्टॉप पे पहुंचा और वैन के आने का इंतजार कर रहा है। स्टेप 3 कि वो वैन में बैठ गया, सिट इन द वैन। स्टेप 4 रीच्ड, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचा। और स्टेप 5 क्या हुआ? हमारा लास्ट स्टॉप। अब हमारे पास ये दो सोल्यूशन आ गए, सोल्यूशन नंबर 1, सोल्यूशन नंबर 2। अब हमें अगर पूछा जाए या कोई पूछे इनमें से बेस्ट सोल्यूशन कौन सा है, तो आप लोग क्या कहेंगे? जाहिर बात है बेस्ट सोल्यूशन ये वाला है, क्योंकि मैं इसमें जल्दी पहुंचूंगा, फौरन पहुंचूंगा। अपने बाइक पे बैठा, मैंने बाइक स्टार्ट किया और जो भी रास्ता था, रोड थी, जो भी मुझे रास्ते को फॉलो करना था, उसमें मैं अपारा पहुंच गया। यहां पे क्या है? यहां मेरा टाइम ज्यादा लगेगा। पहले मुझे स्टे ऑन स्टॉप, स्टॉप पे जाके खड़ा होना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। फिर वैन आई, वैन में मैं बैठा, फिर वैन चली, और वैन डायरेक्ट आपको नहीं पहुंचाएगी, वो मुख्तलिफ पैसेंजर्स को बिठाते हुए मुख्तलिफ जगहों पर रुकते हुए फिर पहुंचेगी। तो इस केस के अंदर हमारा बेस्ट सोल्यूशन क्या हुआ? नंबर 1, जो हमारे पास केस नंबर 1 था, ये हमारा बेस्ट सोल्यूशन। तो एल्गोरिदम में हम यही चीज फाइंड करते हैं, मुख्तलिफ सॉल्यूशंस को बनाते हैं, उनको टेस्ट करते हैं, और क्या होगा? स्टेप वाइज सॉल्यूशन जब भी हम लिखेंगे उसे हम क्या कहेंगे? एल्गोरिदम। इसी तरह अगर आप 8th क्लास में कंप्यूटर पढ़ी है, नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक ही अगर आपने पढ़ी है, तो वहां पे पूरा चैप्टर नंबर 4 के अंदर टॉपिक था एल्गोरिदम का, जिसमें हमने बहुत सारे एल्गोरिदम सीखे थे। उसी तरह यहाँ पर भी आपकी 10th की बुक के अंदर भी 13 प्रॉब्लम्स हैं एल्गोरिदम से रिलेटेड, और वही प्रॉब्लम्स आगे चल के आपने फ्लो चार्ट से रिलेटेड बनानी है। यहाँ थोड़ा सा एल्गोरिदम को मैं और एक्सप्लेन कर दूं कि इसके अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की या फायदों की बात करें, तो इसका फायदा क्या है कि एक तो हमें मैप मिल गया, एक रास्ता मिल गया, या एक लेआउट मिल गया जिसको फॉलो करते हुए हमने अपना काम करना है। अगर इन्हीं चीज को हम अपनी प्रोग्रामिंग में फॉलो करेंगे तो क्या है कि हमारे पास एक रफ आइडिया हमारे पास आ गया कि हमने कैसे ओरिजिनल या फाइनल प्रोग्राम की कोडिंग करनी है। इसका फायदा ये हो जाएगा कि अब हमारी जो फाइनल कोडिंग है उसमें एरर आने के चांसेस कम से कम होंगे। मिसाल के तौर पे जो हमने अभी पहले अपनी प्रोग्रामिंग टेक्निक में एक प्रॉब्लम पढ़ी थी जिसमें हमने एवरेज लेना था, ठीक है, स्टूडेंट के मार्क्स की एवरेज लेनी थी, तो अगर मैं उसी का एल्गोरिदम बनाऊं तो मैं यहाँ पे थर्ड एल्गोरिदम बना देता हूं। तो मैं क्या कहूंगा? स्टेप नंबर 1 स्टार्ट, स्टेप 2 टेक इनपुट, क्या हमने इनपुट करना है? मार्क्स, मार्क्स को इनपुट कर लिया। स्टेप 3 ऐड ऑल सब्जेक्ट मार्क्स, ठीक है, जितने भी हमारे पास सब्जेक्ट हैं उनके मार्क्स को हमने ऐड किया। स्टेप 4 डिवाइड रिजल्ट बाय टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। अब वो जो हमारे पास रिजल्ट आया, टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स यानी 5 सब्जेक्ट थे, उनके मार्क्स को ऐड किया और जो रिजल्ट आया उसको हमने 5 पे डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो क्या आएगी? आउटपुट आ गई हमारे पास एवरेज, एवीजी से मैं डिनोट कर देता हूं। और हमारे पास जो स्टेप 6 होगा वो क्या होगा? स्टॉप। अब यहां पर अगर देखें तो मेरे पास एक एल्गोरिदम और एक लेआउट आ गया है, सिर्फ मैंने अब इन स्टेप्स को फॉलो करना है और एवरेज कैलकुलेट करनी है। तो ये हमारे पास फायदा या एडवांटेजेस होते हैं एल्गोरिदम के कि अब हमारी प्रोग्रामिंग बेहतर होगी, उसकी जो फाइनल कोडिंग है उसमें एरर आने के चांसेस कम से कम होते चले जाएंगे। और इसका एक और फायदा, अब आप लोग प्रोग्रामर्स हैं, ठीक है, आप लोग कंप्यूटर जानते हैं, आप लोग प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, तो आप तो अगर किसी भी प्रोग्राम का कोड देखेंगे या सी लैंग्वेज जैसे हमारे कोर्स में है, आप किसी भी प्रोग्राम का या सी लैंग्वेज का कोड देखेंगे आप इजीली उसको समझ लेंगे। लेकिन किसी ऐसे बंदे को अगर आपको समझाना पड़ जाए जो कोडिंग नहीं जानता, जो प्रोग्रामिंग करना नहीं जानता, तो उसे कैसे समझाएंगे? अब हम उसे कोड तो नहीं समझा सकते, तो क्या करेंगे? उसको अगर हम ये एल्गोरिदम दिखा दें कि हमारा कोड या प्रोग्रामिंग में ये काम हुआ है, इस तरह मैंने स्टेप्स को फॉलो किया, तो उसको कोड समझाना भी आसान हो जाएगा। इस चीज को देख के अब उस शख्स को जो एक कंप्यूटर को नहीं जानता या प्रोग्रामिंग से उसका वाकफियत नहीं है, वो प्रोग्रामिंग को नहीं समझता, तो इस चीज को देख के वो
ये भी समझ जाएगा कि प्रोग्राम कैसे काम कर रहे हैं, और उस शख्स को भी समझ आ जाएगी बड़ी आसानी के साथ। और प्रोग्रामर्स के लिए क्या होगा कि हमारे पास स्टेप्स आ गए, हमने इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए जाना है, और हमारे पास असल जो कोड है, जो फाइनल कोडिंग होगी, उसमें एरर आने के चांसेस कम से कम होते चले जाएंगे। तो ये था हमारा आज इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिदम। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि एल्गोरिदम को कैसे बनाया जाता है, इसको थोड़ा सा और डिटेल में चलेंगे। वहां पर फिर एक सूडो कोड की भी हम बात करेंगे, और उसके बाद फ्लो चार्ट की बात करेंगे। फिर एडवांटेज ऑफ एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट के बाद इंशाल्लाह आपका ये चैप्टर नंबर 1 खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपके जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें 13 प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें हमने एल्गोरिदम भी बनाने हैं और उसके बाद फ्लो चार्ट भी बनाने हैं। तो इंशाल्लाह फिर उसको भी देख लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।